हाँ बेटा, तो कल जो था हम करेक्टनेस चेक कर रहे थे, है ना। तो करेक्टनेस से आगे बढ़ते हैं और मैंने कहा था कि मैं 2-3 क्वेश्चन तो मैं अच्छे कराऊंगा। तो सबसे पहले देखो जरा, जैसे यूं बोल दिया जाए कि चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस ऑप्शंस, यानी यूं बोल दिया जाए कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से ये देखना है कि करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। जैसे पहले की बात करूं मैं, t इक्वल्स टू का 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। सेकेंड ऑप्शन मेरे को बोल दिया जाए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम। थर्ड ऑप्शन बोल दिया जाए t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट जी एम अपॉन आर। और फोर्थ ऑप्शन बोल दिया जाए नन। ठीक है, मुझे करेक्टनेस चेक करनी है। सबसे पहले सर ये बताओ, ये सिंबल्स रिप्रेजेंट किस किस को करते हैं? ये सिंबल्स का मतलब क्या होता है? टी होता है बेटा टाइम पीरियड, टी होता है टाइम पीरियड, ठीक है। टी क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ऐसे ही जो जी है, जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक मिनट रुक जाओ, ये सही नहीं चल रहा है। पेन की नोब को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अगर मैं जी की बात करूंगा तो जो जी है, जी को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। एम क्या है? मास, ठीक। तो अब मेरे को करेक्टनेस चेक करनी है, तो मेरे पास तरीका क्या है? तरीका यही है कि सर LHS इक्वल्स टू RHS करना है मेरे को। LHS इक्वल्स टू RHS करना है। चलो एक बार फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं सर, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखो जरा, पहला ऑप्शन मेरा क्या है? पहला ऑप्शन मेरा ये है, पहला ऑप्शन है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। पहले सर इसको चेक करते हैं। सर आर मेरे को पता है मीटर्स में नापा जाता है, किलोमीटर में मेजर किया जाता है। सॉरी, आर के बारे में तो सर आपने बताया नहीं। आर क्या है? आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ, राइटिंग खराब आ रही है, कोई बात नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमें मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि सर अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ऐसे बोलूंगा सर कि ये जो आर है, ये जो आर है, आर मेजर होता है मीटर या फिर किलोमीटर में। एम को मैं लिखूंगा केजी या फिर ग्राम में। ऐसे ही सर जी को कैसे लिखूंगा? समस्या यहाँ आ गई। टाइम को लिखूंगा सेकंड में, टाइम को लिखूंगा सेकंड में। तो जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, जो फोर्स लगती है एफ जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, वो होती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा इस जी की यूनिट और डायमेंशन निकाली जा सकती है। कैसे? इस जी को अलग कर दो, जी को अलग कर देंगे तो क्या आएगा? f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। जरा अगर मैं इसकी बात करूंगा जी की और निकालेंगे तो फोर्स की यूनिट एंड डायमेंशन कितनी आती है? इसकी डायमेंशन आती है फोर्स की m l t-2, याद आ रहा होगा। ऐसे ही ये जो डिस्टेंस है इसका क्या लिखेंगे? l स्क्वायर। सिमिलरली नीचे मास इंटू मास, यानी कि m इंटू m, m इंटू m। एक m से एक m कैंसिल हो गया। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एग्जैक्ट g जो बनेगा वो क्या बनेगा? m-1 l की पावर 3 t-2। ये आ गई इसकी डायमेंशन। सर अब मैं ये चीजें कर सकता हूं, अब मैं ये चीजें कर सकता हूं कि जब मुझे जी की डायमेंशन पता चल गई, बेटा मिटा रहा हूं इसको, अब एग्जैक्ट मेरे को जी की डायमेंशन पता चल गई है, अब मैं कैलकुलेट करता हूं, करेक्टनेस चेक करता हूं। तो बेटा यहां से टी को क्या लिखेंगे? इस साइड तो टी आ जाएगा, या थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ढंग से कर लें, थोड़ा सा ढंग से लिख लें इसको, थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो देखो क्या बोलेंगे,
टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन जी एम लिखा जा सकता है। यानी सर डायमेंशंस अगर लिखूंगा तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, यानी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के लिख दूं कुछ भी कांस्टेंट, या फिर सिंपली लिख देता हूं डायमेंशन ही लिख देता हूं अब सीधा सीधा। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इसकी डायमेंशन आएगी टी स्क्वायर। यानी इधर वाले पार्ट में भी सॉल्व करने के बाद क्या बनना चाहिए, टी स्क्वायर, तभी फॉर्मूला सही होगा। तो आर वाले को क्या लिखेंगे, एल क्यूब अपॉन जी का क्या लिखेंगे बेटा, थोड़ा ढंग से लिख दो सर, इतनी क्या कंजूसी कर रहे हो। तो देखो जरा, एल क्यूब जी का बोलो एम माइनस 1 एल क्यूब ही है ना, एल क्यूब, आज क्या हो रहा है, बहुत गलतियां हो रही है, एल क्यूब टी माइनस 2, ठीक है। और एम इनटू का एम, ये वाला देखो बेटा, एल क्यूब से तो एल क्यूब कट गया, ये एम से ये एम कैंसिल हो गया, और ये टी की पावर -2 पर चला गया तो टी स्क्वायर हो गया। अरे ये तो पहला वाला ही सही हो गया, ये तो पहला वाला ही। तो यहां से एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हुआ, यानी डायमेंशनली ये फॉर्मूला मेरा क्या है, करेक्ट है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको ही उसको चेक करना है, या फिर नेक्स्ट वेराइटी करें, ये खूब सारे कर लिए हमने। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं जिसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला है कि किसी बॉल को अगर पानी में फेंक दिया जाता है तब उसका जो मास होता है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रो v6 बाय जी, सेकेंड m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो v स्क्वायर बाय जी, थर्ड m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर फोर्थ नन ऑफ दिस। ठीक है, यहां पर रो क्या है, डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी, ठीक, और m क्या है बेटा, मास है। m क्या है, मास है, m क्या है, मास है। समझ में आया। तो आपको इन तीन में से एक ऑप्शन बताना है, कौन सा मेरा ऑप्शन सही होगा, उसी मेथड से हमें करना है जैसा हम पहले अब तक 2-3 सवाल करते आए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बेटा, जब आप तीनों के ऊपर सॉल्व करोगे, मैं बता देता हूं, मैं आंसर बता देता हूं। आंसर आएगा फोर्थ, नन ऑफ दिस। कैसे, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो v6 अपॉन जी क्यूब। पर आप आंसर नहीं देखोगे, आप पहले ये सारे ऑप्शंस को चेक करोगे। मैं सबकी डायमेंशंस बता देता हूं आपको। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी होगी ml-3। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, lt-1, ठीक है। और जो g है, g क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही हो गया एक तरीके से, तो इसका क्या होगा, lt-2। अब मैंने सबकी यूनिट एंड डायमेंशंस बता दी हैं। आप LHS इक्वल्स टू RHS देखो, क्या इस पूरे की m के इक्वल आती है, क्या इस पूरे की m के इक्वल आती है, क्या इस पूरे की m के इक्वल आती है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन की नहीं आएगी, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, फोर्थ। और जो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ये वाला होगा। आप जब इन तीन में लगा करके देख लो तो इसके अंदर भी चेक करके देखना कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेटा 3 क्वेश्चन मैंने कराए, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप मेरे नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो,
नेक्स्ट हेडिंग डालो कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट के अंदर कितने मीटर होते हैं, या 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो वैसे ही कन्वर्जन सीखते हैं, सीखे। चलो देखो जरा, कन्वर्जन के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे मैंने बोला 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है, इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो देखो जरा कन्वर्जन में क्या होता है, एक सिस्टम से, सिस्टम कौन सा, MKS, CGS, FPS पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, MKS, CGS, FPS वाले जो सिस्टम हमने पढ़े थे। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, पढ़ा है ना। चलो तो देखो जरा यहाँ पे, जब ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट है। सिमिलरली ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या, यूनिट है। लेकिन सर मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है, ये वाला जो सिस्टम है ये MKS में है, और सर ये वाला जो सिस्टम है ये CGS में। यानी हो क्या रहा है कि MKS वाले को CGS में कन्वर्ट करना हो या CGS वाले को MKS में कन्वर्ट करना हो, तब हम ये मेथड लगाते हैं। तो जरा देखो, जरा यहीं से समझ में आ रही है ये मेथड। क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड N1, डायमेंशन MLT, ठीक है। डायमेंशंस जब ये MLT आती हैं तो यहां से क्या बोलूंगा, M1 L1 T1, ये हो गई डायमेंशन। सिमिलरली बेटा N2 इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, इस सिस्टम में भी होंगी, क्या बोलेंगे, M2 L2 T2, M2 L2 T2, ठीक। अब मुझे अगर N2 निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, N1 M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। इनको नोट करो। एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जरा, देखो जैसे कोई मेरे को बोले कि साहब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब डाइन क्या है, CGS सिस्टम है, न्यूटन क्या है, MKS है, और ये क्या दे रखा है, N1। फाइंड क्या करना है, N2। फाइंड क्या करना है बेटा, N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जरा, मुझे क्या पता है कि ये फोर्स की यूनिट है। तो फोर्स की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की यूनिट और डायमेंशन होती है M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, यही होता है, M1 L1 T-2, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो देखो जरा, मैं यहां से बोलता हूं, आप समझना इस क्वेश्चन से समझना। यहां पर N1 क्या होता है, N1 M1 L1 T1, ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मैं यहां की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, N2 M2 L2 T2, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां से, क्योंकि मुझको N2 कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाय T2, ठीक है। अलग अलग कर लिया हमने। अब देखो इसके अंदर मैं इनको बोल देता हूं A, B और C। पावर्स देखते हैं क्या लगेंगी। पावर्स बेटा वही लगेंगी जैसे ये फोर्स की यूनिट है, किसकी यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है। तो यहां से A की वैल्यू कितनी होगी, A की वैल्यू होगी सर 1,
सर b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू भी होगी 1, इससे कंपेयर करना है इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे को किससे कंपेयर करना है, इससे। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू हो गई -2, c की वैल्यू हो गई -2। तो देखो जरा, देखो कंपैरिजन अगर हमने कर लिया है, कंपैरिजन हमने कर लिया है तो हमें क्या समझ में आया, सर n1 की वैल्यू हो गई 1, m1 मेरा किसमें था, mks था, तो mks था तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर आएगा kg, और इधर वाला पार्ट बेटा यही तो था ना, 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन, तो ये पूरा का पूरा क्या है mks, ये पूरा का पूरा क्या है cgs। तो mks में मास को किस में लेते हैं, kg में। m2 की जगह पे क्या लिखूंगा, ग्राम पावर 1। सिमिलरली लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में, और इधर किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में, पावर 1। सिमिलरली इधर की बात करूंगा तो टाइम भी किस में लेंगे, सेकंड में, और इधर भी किस में लेंगे, सेकंड में। तो सर ये हो गई -2 इक्वल्स टू n2, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड कट गया, अब लेकिन मीटर से सेंटीमीटर नहीं काट सकते, तो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, या तो केजी को ग्राम में करूं या ग्राम को केजी में करूं, मेरे को ज्यादा आसान लगता है केजी को ग्राम में करना। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 केजी में कितने ग्राम होते बेटा, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर अपॉन का सेंटीमीटर पावर 1। ये तो खत्म ही हो गया n2। सर अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो सकता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो सकता है। तो अब मुझे क्या पता चला कि जो n2 की वैल्यू आई वो कितनी आई, 10 की पावर 5, 3 तो ये और 2 ये, तो यहां से n2 मुझे कितना मिल गया, 10 की पावर 5। यानी सर मुझको ये पता चला कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5। सर इन शॉर्ट थोड़ा सा जनरलाइज कर दो, थोड़ा सा जनरलाइज कर दो इस चीज को, पूरे फॉर्मूले को दोबारा से लिख दो, पूरे फॉर्मूले को दोबारा से लिखते हैं। देखो क्या बोला गया था, वन सिस्टम, अब वो एक सिस्टम कुछ भी हो सकता है, वन सिस्टम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट, सेकंड सिस्टम। अब वो कैसे हो सकता है, एमकेएस से इधर भी लिख दो कन्वर्जन, ऐसा भी कर सकते हैं, एमकेएस से सीजीएस, चाहे तो सीजीएस से एफपीएस, या फिर एमकेएस से एफपीएस, ठीक है। इन्हीं सिस्टम्स में कन्वर्जन होता है। सर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल्स टू n2। हमने जब स्टार्टिंग में लिखा था तो एबीसी लिखना भूल गए थे, देखो जरा, n2 m2 की पावर a, m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। तो यहां से जो फॉर्मूला बन के आया n2 वो क्या आया, n1 m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b और t1 बाई t2 की पावर c। ऐसे ही अगर और फंडामेंटल क्वांटिटीज हो, जैसे केल्विन हो तो d लग जाएगा, पावर k1 बाई k2 की पावर d हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न के ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। मैं यूं बोलता हूं बेटा कि इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 1 मेगावाट पावर, 1 मेगावाट कन्वर्ट हो रहा है कुछ ऐसे सिस्टम में जिसमें मास किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट टू 10 kg, इक्विवेलेंट टू 10 kg मास, और जो लेंथ है वो किसके इक्विवेलेंट है,
100 सेंटीमीटर, और टाइम जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, मिनट। इसमें ये लेंथ जो है वो लिखी जाएगी सेंटीमीटर में, और जो टाइम होगा वो लिखा जाएगा किसमें, मिनट में। टाइम लिखा जाएगा मिनट में। ऐसे सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 मेगावाट पावर को इस ऐसे सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है कि ऐसे सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोले। चलो सबसे पहले पावर की बात करते हैं। सर पावर जो होती है वो होती है, आपने बोला था W/T, और सर W की होती है mL2T-2 T, ठीक है। तो सर ये T से ऊपर जाएगा तो मैं बोलूंगा इसको कि mL2T-3। पावर की डायमेंशंस क्या निकल के आई, जूल पर सेकंड होती है। जूल की क्या होती है, mL2T-2, और नीचे एक और T है तो ये T ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, T-3। कि सर मुझे पावर की यूनिट और डायमेंशन तो पता चल गई। चलो ठीक है भाई, करते हैं, ठीक है करते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाता हूं। मैं क्या बोलूंगा कि सर ये तो हो गया N1, N2 मुझे कैलकुलेट करना है, और ये सिस्टम मुझे यहां पर दे रखा है कि कैसे, जिसके अंदर मास कैसा हो, लेंथ कैसी हो। तो सर इसके अंदर तो मेरे को पता है मैग्नीट्यूड तो ये दे रखा है 1 मेगा, मेगा का मतलब 10⁶, ये तो हो गया N1। ऐसे ही सर मैं M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, सर T1/T2 की पावर C इक्वल्स टू N2। मुझे ये N2 ही तो कैलकुलेट करना है, ये वाला N2। करें तो बेटा ये इसके अंदर तो ये कौन सा है, ये तो MKS है। MKS है तो क्या बोलेंगे 10⁶। देखो बेटा कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, 10⁶ ऊपर आएगा kg, और दूसरे वाले सिस्टम में मास कैसे ले जाएगा बेटा, सर 10 kg। A सर लेंथ यहां तो मीटर में, और सर इसमें लेंथ जो ली जाएगी वो सेंटीमीटर में, बहुत अच्छी बात। B सर इसमें टाइम लिया जाएगा सेकंड में, और सर इसमें टाइम किस में लिया जाएगा, मिनट में, बहुत अच्छी बात। ये C। चलो बेटा अब मुझे ABC की वैल्यू रह गई, तो A की वैल्यू देखो जरा क्या आ रही है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहां से सॉल्यूशन देखते हैं कि सर A की वैल्यू क्या है। तो मैं बोलूंगा बेटा A इक्वलेंट टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू -2। कंपेयर कर लेंगे, सॉरी कंपेरिजन गलत जगह से किया है, यहां से करना है। कहां से करना है, यहां से। तो सर A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू -3 है, -3 है। चलो बहुत अच्छी बात। देखो तो देखो ये kg से ये kg तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁶ 1/10, A की वैल्यू कितनी बेटा 1, 100 सेंटीमीटर होंगे 1 मीटर में, B की वैल्यू कितनी है 2। सर ये ऊपर सेकंड है तो नीचे 60 सेकंड होगा, मिनट को अगर कन्वर्ट करूंगा सेकंड में, -3 इक्वल्स टू N2। बेटा सेकंड से सेकंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, देखो कितना बचा ये 10⁶ इंटू 1/10, एक साथ ही काटेंगे बाद में, इंटू 100 इंटू 100 इंटू ये -3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 60 इंटू 60 इंटू 60 इक्वल्स टू N2। आया बेटा, ये 1/-3 है ना, ये ऊपर जाकर के +3 हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब ये टोटल कैलकुलेशन अपनी, टोटल हमारी कैलकुलेशन N2 की वैल्यू होगी, ठीक है। सही किया हमने, बिल्कुल सही किया है सर, बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है। नोट करो इसको, नोट करो इसको। अब नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट जो वैरायटी है, नोट कर लिया बेटा, ठीक है। बाकी आपको जो आपके डीपीपीज वगैरह हैं उसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें ट्राई करना। नेक्स्ट वैरायटी देखो, नेक्स्ट वैरायटी है टू मेक न्यू रिलेशंस, टू मेक नए संबंधों की स्थापना करना, टू मेक न्यू रिलेशन।
ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये, ठीक है, ये कैसे जाता है बेटा, ऐसे जाता है ये, ठीक है। इस वाली वेराइटी को हम क्वेश्चन से समझेंगे बेटा, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से हमको ये चीज समझ में आएगी। अब इसके अंदर ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे, ये बेटा इसकी लेंथ हो जाती है एल, तो इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है बेटा, वो यूं बोल दिया जाता है, देखो टाइम पीरियड जो है, ऐसा बोला गया, क्वेश्चन से ही समझेंगे इस वेराइटी को। इसमें यूं बोला गया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी आवर्त काल जो है सरल लोलक का आवर्त काल, वो कैसा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इस बॉब के मास के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ थ्रेड, रस्सी की लंबाई के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब हमें यह पता करना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता तो दिया सर, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर यूं बोल, डायरेक्टली भी नहीं बोलूं मैं, तो साफ साफ बोलूं कि जो टाइम पीरियड है वो एम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड कैसे कर रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैलकुलेट कैसे करता हूं, देखो इस चीज को समझो साहब। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटेगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, T इक्वल्स टू के एम की पावर x, एल की पावर y, g की पावर z। मैंने x y z लिख लिया बेटा। अब मुझे किसी भी तरीके से x y z की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पेन कॉपी नीचे रख के आराम से देखो जरा, इस चीज को समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं फर्स्ट, ठीक है। या फिर मैं तो यूं कह दूं कि सर मैं तो प्रोपोर्शनैलिटी में ही x y और z निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन देखना चाहता हूं तो देखो जरा, ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड को मैं कैसे बोलूंगा सर, m0 l0 t1, कंपैरिजन वाली चीजें हैं ये सर। k का तो कुछ नहीं होता है, k का तो ना तो यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन होती है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m1 l0 t0, इस पहले वाले को x, देखो मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस वाले को कैसे लिख रहा हूं, देखो m0 l1 t0 y। मैं फिर से बेटा एक और अलग कलर से मैं फिर से लिख रहा हूं, देखना जरा तुम्हारे समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए देखो मैं इस वाले को लिख रहा हूं, इस वाले को लिख रहा हूं, देखना जरा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, m0 l1 t-2, ये हो गया z, ये हो गया z, ठीक है। अब सर वापस से देखो जरा इसको, सर एक काम करो भाई, क्या कर रहा है, नहीं जाएगा, मत जा। सर एक काम करो, x x m m जहां पर है सबको इकट्ठा कर लो, तो यहां से मुझे क्या पता चला, m तो सर एक ही है, बाकी सब जगह 0 है, तो m की पावर x। सर y वाली l देखो l कहां पर है, l कहां पर है, l सर एक यहां पर है, l को इकट्ठा कर लो, l एक तो y में है और एक z में है, ठीक है। ऐसे ही सर t को इकट्ठा करो, t कहां कहां पर है, t सर ना यहां पर है ना यहां पर है, सर यहां पर है, -2z ये है, और इधर क्या है m0 l0 t1। बेटा बहुत ही सिंपल है चीजें, बस समझने की बात है, बहुत ही सिंपल है चीजें, बस समझने की बात है, ठीक है। चलो
ये भी नाराज हो गया अपने से। तो देखो जरा यहां से क्या पता चला, x इधर x है m पे और इधर कितना है 0, तो एक इक्वेशन क्या बनी, x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट, ध्यान से समझना। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, l का कंपैरिजन करेंगे तो क्या बोलेंगे 0 इक्वल्स टू y प्लस z, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन देखो t को कंपेयर करेंगे तो t को कंपेयर करने पे क्या मिला 1 इक्वल्स टू माइनस 2z। अब तीन इक्वेशन है, मेरे को x की वैल्यू तो फिक्स मिल ही गई कि सर x तो मेरा 0 ही है, यहां से y निकाल लें तो सर यहां से y जो आया वो आया माइनस का z, और z यहां से कितना आएगा, z की वैल्यू आ रही है सर माइनस का 1/2। जब बेटा ये वैल्यू यहां पुट करूंगा तो मेरे को y कितनी मिलेगी, सर y मिलेगी 1/2। मुझको x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। बेटा ये सीखने वाली चीजें हैं, एक बार में नहीं आएंगी, इनको बार बार रोक रोक के देखो। तो मुझे एक तरीके से बेटा x y z की वैल्यूज मिल गई, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये तो इक्वल टू 0, ये इक्वल्स टू 1/2, ये इक्वल्स टू कितना बेटा माइनस का 1/2। तो थोड़ा सा इनको रीअरेंज करेंगे, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो देखो कैसे लिख सकते हैं, यहां देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ये देखो मैं वापिस से वही चीजें लिखता हूं, मैंने यही लिखा था t इक्वल्स टू के m की पावर x l की पावर y g की पावर z। तो यहां से क्या आएगा t इक्वल्स टू के m की पावर 0 l की पावर 1/2 g की पावर माइनस 1/2, यही आए रिलेशन, x y z की वैल्यूज यही आई हैं। तो बेटा t इक्वल्स टू के m0 तो हो गया 1, l की पावर 1/2 और अपॉन में कितना आएगा g की पावर 1/2। बेटा इसको मैं सीधा सीधा थोड़ा ढंग से लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l बाय g पूरे की पावर 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू l बाय g की पावर 1/2। तो मेरे को जो फाइनल रिलेशन मिला वो क्या मिला, वो ये मिला। देखो मैंने सिंपली क्या बोला था कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। लेकिन मैंने बेटा ये नहीं बोला था कि कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है वो उसका मेथड होता है ये, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। क्लियरिटी आई, समझ में आया, अच्छे से आया। तो इसको फटाक से नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं आपको, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखो ऐसा बोला जाता है, टाइम पीरियड के ऊपर ही ले लेते हैं। देखो जैसे क्या बोला कि टाइम पीरियड की एक बॉल है, उसको लिक्विड के अंदर ड्रॉप किया गया, तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती हुई जा रही है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ जो बॉल है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ बॉल के ऊपर डिपेंड कर रही है और सरफेस टेंशन। बेटा सबसे पहले सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बता दूं आपको कि जो सरफेस टेंशन होती है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप जब मैकेनिक्स 2 पढ़ोगे या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे वहां पर ये चीजें काम में आएंगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला ही देखो। तो जो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसकी डायमेंशन निकालने सिखा देता हूं क्योंकि यहाँ काम में आएगी अब इस क्वेश्चन में। तो फोर्स क्या होती है बेटा एम एल टी माइनस 2 और ये लेंथ का क्या बोलेंगे एल, क्या बोलेंगे एल। तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो एस क्या आएगा एम टी माइनस 2। तो मुझे क्या पता चला सरफेस टेंशन की जो यूनिट और डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, सॉरी यूनिट नहीं डायमेंशन क्या होगी एम टी माइनस 2। भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो रिलेशन है इसको सॉल्व करते हैं कि सर मैं इसको लिखूंगा t इक्वल्स टू के रो की पावर x r की पावर y और s की पावर z, ठीक है। मेरा पहला स्टेप तो ये होना चाहिए। अब किसी भी तरीके से सर मुझे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है मतलब मैं इसको लिखूंगा सर m0 l0 t1। अब सर मैं बोलूंगा k, सर मुझे इसकी पता है डेंसिटी क्या होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि ml-3 लिखता हूं सर मैं इसको। तो मैं लिख दूंगा ml-3 t0 की पावर x। ऐसे ही सर रेडियस जो होता है ये होता है लेंथ, ये क्या होती है लेंथ ही होती है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा m0 l1 t0 की पावर y। सर सेम आपने अभी अभी मेरे को s की बताई है तो m t माइनस 2 की पावर z।
अब सर मैं इकट्ठा करूंगा एम एम जहां पर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एम कहां पर है बेटा, सर एक एम यहां पर है, एक एम यहां पर है, तो मैं बोलूंगा एक्स प्लस जेड। ठीक है, ऐसे ही सर मैं एल को भी इकट्ठा करूंगा, एल को इकट्ठा करूंगा तो माइनस का 3x, देखो ये रहा सर, प्लस का y यहां नहीं है, यहां नहीं है एल, एल 0 है ना यहाँ पे। ऐसे ही t को कलेक्ट करूंगा बेटा, तो t को अगर इकट्ठा करूंगा तो देखो ये तो 0 है, ये 0 है, लेकिन यहां पर क्या है माइनस 2z, माइनस 2z, और इधर कितना है m0 l0 t1। सर अगर मैं इक्वेशंस बनाऊंगा तो मैं पहले m को कंपेयर करके करूंगा सॉल्व, तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी सर माइनस का 3x प्लस का y इक्वल्स टू 0, ये सेकंड इक्वेशन। सर जो थर्ड इक्वेशन आएगी वो 1 इक्वल्स टू माइनस का 2z, तो सर जो z आएगा वो आएगा माइनस का 1/2, तो z भी मेरे को मिल गया। z क्या मिला, z मिला माइनस का 1/2। सर z जैसे ही मिल गया मेरे को x मिल जाएगा, z जैसे ही मिल गया मेरे को, मैं इसको इधर वाले से मिटा देता हूं, देखो जरा इक्वेशंस को सॉल्व कर देता हूं। जैसे ही z मेरे को मिला, मेरे को सर x भी मिल जाएगा, क्योंकि x क्या है, x इक्वल्स टू, क्योंकि x क्या है, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ z है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1/2, x की वैल्यू आ गई सर 1/2। अब सर y निकालना रह गया, तो y निकालना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, y निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यहां पर वैल्यू रख दो, माइनस का 3 इंटू 1/2 प्लस का y इक्वल्स टू 0, तो सर y जो आएगा वो आएगा 3/2। यानी सर जो रिलेशन आया मेरा, ये जो रिलेशन आया ये क्या आया, t इक्वल्स टू k, x का वैल्यू कितना है बेटा, रो का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, और बेटा r का वैल्यू y कितनी आ रही है 3/2। ऐसे ही s के ऊपर कितना आ रहा है z कितना निकाला है माइनस का 1/2। मेरा आंसर आ गया ये, मेरा आंसर आ गया ये। आया समझ में, क्लियरिटी आई। तो सबसे पहले बेटा मैंने क्या चेक किया, टू चेक द करेक्टनेस, कि यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर जो हमने देखा कि डायमेंशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। दूसरी चीज मैंने क्या सीखी, मैंने ये देखा कि सर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन क्या होती है। तीसरी चीज बेटा मैंने क्या सीखी, मैंने ये सीखी कि सर एक रिलेशन, मैं यूं बोल दूं कि जैसे कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको, टू डिराइव न्यू रिलेशंस। मैंने न्यू रिलेशंस बनाने सीखे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने 3 वैरायटी सीखी है, तीनों वैरायटी के ऊपर हमने 2-2 क्वेश्चंस करे हैं। बेटा आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया है तो जो आपको मॉड्यूल या फिर डीपीपी या क्वेश्चन बैंक जो भी ऐप के ऊपर अपलोड है उसको आप प्रॉपरली करें, और डाउट आए तो मुझसे पूछें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स।